कल कारखाने बनाने के नाम पर कुछ भी इन्होंने नहीं किया, सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया। अपना खेत में पानी है और धीरे धीरे तो पीने के पानी का भी बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो वैसे में एजेंडा बदलना है, नीति बदलना है, और एजेंडा बदलने के लिए इंडिया गठबंधन ने तय किया, एक मैनिफेस्टो अभी लिखा जा रहा है कि हम नीतियों को बदलेंगे। सरकार गरीब के लिए काम करे, गांव के लिए काम करे, विकास के लिए काम करे, सामाजिक न्याय के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करे और तमाम लोगों के, आम लोगों की सुरक्षा के लिए काम करे। इसको हम लोग जरूर देखेंगे और इसीलिए ये चुनाव को इस बार हमें अपने हाथ में लेना है। दूसरा जो बड़ा सवाल है वो है कि चुनाव में आजकल बहुत धांधली हो रही है, बहुत। पुराने जमाने में तो वोटर लिस्ट सही रहता था, वोटर लिस्ट में नाम होता था, लेकिन फिर भी लोग वोट नहीं डाल पाते थे, बूथ कब्जा होता था। इससे तो भोजपुर ने लड़ा और लड़ करके अपने 89 के चुनाव में रामेश्वर जी को यहाँ से भेजा था। तब से बूथ कब्जा तो करीब करीब खत्म और लोग वोट डाल पाते हैं। लेकिन अब जो शुरू हो गया है वोटर लिस्ट को लेकर के हेराफेरी, और अभी आज 25 तारीख को हम आपातकाल को याद कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो एक घोषणा की है वो एक नए आपातकाल के अलावा और कुछ नहीं, बिल्कुल एक नया आपातकाल जैसा ही घोषणा इस बार सरकार ने नहीं, चुनाव आयोग ने। अभी महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव को चुराया गया हमने देखा। तो महाराष्ट्र में जो चुनाव की चोरी हुई वो तो एक तरह से पर्दे के पीछे, थोड़ा सा रात के अंधेरे में आप कह सकते हैं, जो बाद में लोगों को पता चला। लेकिन बिहार के लिए बिल्कुल दिन के उजाले में डाका डालने की पूरी कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने सर्कुलर दिया, इस सर्कुलर की तुलना मोदी जी के नोटबंदी के साथ कर सकते हैं। मोदी जी ने नोटबंदी करके 500, 1000 रुपए के नोट को बंद करके और फिर नया नोट चालू किया था। आपको वो समय याद है, 2016 का नवंबर का महीना, पूरा हिंदुस्तान तबाह हो गया था, लोगों के पास वोट नहीं थे। चुनाव आयोग ने जो घोषणा की, आप उसका नाम दे सकते हैं कि वोटर बंदी। जो वोटर लिस्ट अभी है, चुनाव आयोग की नजर में इस वोटर लिस्ट की कोई वैधता नहीं है। उन्होंने तय किया कि अभी अगले 1 महीने में हम पूरे बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण करेंगे। आप जरा सोच लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि बिहार में आज की डेट में करीब 7 करोड़ 80 लाख, 8 करोड़ समझ लीजिए, 8 करोड़ मतदाता है। चुनाव आयोग कह रहा है, ये सर्कुलर कब आया, 24 तारीख को, और चुनाव आयोग के मुताबिक आज से अभियान शुरू, 25 जून से 26 जुलाई, 1 महीने के अंदर हम वो 8 करोड़ बिहार के मतदाता के पास पहुंचेंगे और हर मतदाता को एक फॉर्म देंगे। हर मतदाता को उस फॉर्म को भर के जमा करना पड़ेगा, एन्यूमरेशन, हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होगा और भर के जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करना होगा? चुनाव आयोग के मुताबिक 2003 का जो वोटर लिस्ट था उसको वो आधार मान रहे हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा, अगर वो हमको दिखा देंगे, बता देंगे कि देखिए 3 के वोटर लिस्ट में हमारा नाम था, उसको हम मान लेंगे। लेकिन दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फॉर्म में कहाँ नाम था बताना पड़ेगा। 3 के बाद जितने लोगों के नाम जोड़े गए, तो 2003 में हमने देखा करीब 5 करोड़ मतदाता थे, तो आज है करीब 8 करोड़। तो 2000 ये संख्या के हिसाब से आपको लगेगा कि 3 करोड़ नाम नए जुड़े हैं, लेकिन वो 3 करोड़ नहीं, नए जुड़े होंगे कम से कम 4 करोड़, क्योंकि वो जो 5 करोड़ मतदाता थे उस समय बहुत बूढ़े बुजुर्ग जो मतदाता थे वो आज नहीं है। तो बीच बीच में मतदाता सूची में संशोधन होता रहा है, पुराने नाम छटे हैं, नए नाम चढ़े हैं, तो कुल मिलाकर के संख्या आज 8 करोड़ के आसपास अगर है, तो पिछले 22 साल में 2003 और 2025 के बीच में 22 साल में जो करीब करीब 4 करोड़ मतदाता के नाम जुड़े हैं, इन मतदाताओं को अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम इस देश के नागरिक हैं। जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं उनको ये
ये भी बताना पड़ेगा कि अपना पैदा होने का सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि माँ भी यहीं से और बाप भी यहीं से है। उन दोनों के भी पूरे जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। ये बिल्कुल जैसे आसाम में जिसको कहा गया था नागरिकता सूची, नागरिकता पंजी, एनआरसी, और उसमें क्या हुआ सबको मालूम है। एक बार नहीं, दो बार, सालों भर ये कसरत वहां चला, और सालों भर कसरत करने के बाद वहां सूची बनी, और उस सूची में पहले 40 लाख लोगों का नाम छूटा था, बाद में 20 लाख लोगों का नाम छूटा, और इसी देश के रहने वाले लोग, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई बंगाल के बांग्ला भाषी हो सकते हैं, कोई हिंदी भाषी हो सकते हैं, कोई किसी और राज्य से जो असम में गए हैं जिनके पास पूरा कागज पत्र नहीं है। तो कागज पत्र किन्हीं से भी मांगा जाए, तो बहुत लोगों के पास पूरे कागज नहीं होते हैं। अभी जो लैंड सर्वे हो रहा है, कितने लोगों के पास जमीन के पूरा कागज है, सारे लोग भाग रहे हैं कि भाई कागज बनाओ, दुरुस्त करो। तो ये काम, कागज पत्र वाला काम, कागज दिखाने वाला काम, ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर वो 4 करोड़ नए नाम जो जुड़े हैं वो सबको पूरा प्रमाण पत्र देना होगा, और 1 महीने के अंदर साबित कर देना होगा, और नहीं हुआ तो नाम छटेगा। आप समझ लीजिए कि जो काम असम बिहार से छोटा है बहुत, असम में जो काम वर्षों में पूरे ठीक से नहीं हो पाए, और उसके बाद 20 लाख लोग बाहर हुए, और आज तो असम की सरकार कहती है कि हम एनआरसी को भी नहीं मानते। एनआरसी में अगर आपका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर हमें लगेगा कि आप बांग्लादेशी है, एनआरसी में नाम होने के बावजूद हम आपको बांग्लादेश भेज देंगे। आप जरा सोचिए। तो असम में एनआरसी के नाम पर इतना जो पूरे सरकार ने खेल खेला, तो आज बिहार में ये सब कुछ 1 महीने के अंदर, 25 जून से 26 जुलाई के अंदर सरकार इस काम को पूरा करना चाहती है, चुनाव आयोग ने कहा। और जिनका भी नाम छूटेगा वो मतदाता सूची से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो पर्दे के पीछे हुआ, वो रात के अंधेरे में हुआ। जो बिहार में करने की साजिश हो रही है, ये बिल्कुल सीधा है कि बिहार के लोगों को वोट डालने ही मत दो, मतदाता सूची से ही नाम गायब कर दो। प्रवासी मजदूर है तो गायब कर दो। नौजवान है, बड़े गुस्से में है कि नौजवानों की परीक्षा में धांधली, परीक्षा में माफिया, भर्ती में धांधली, हमेशा धांधली, अग्निवीर, सबको लेकर के नौजवान गुस्से में है। तो उन नौजवानों को वोट डालने ही मत दो। जो पिछले 20 साल में जिन लोगों नौजवानों का नाम चढ़ा है वोटर लिस्ट में, उन सबको एक एक करके उसकी छटनी कर दो। तो बिहार में गरीबों का नाम छूटेगा, नौजवानों का नाम छूटेगा, प्रवासी मजदूरों का नाम छूटेगा। किसका नाम बचेगा, किसका नाम छूटेगा, आप कुछ कह नहीं सकते। और इसके बाद जब मतदाता सूची आपको दी जाएगी तो उसमें भाजपा के लोग, प्रशासन मिलकर के किन किन लोगों का नाम चढ़ा देंगे, तो वो ऐसा एक मतदाता सूची होगी जिस मतदाता सूची के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और इसीलिए हमने कहा कि इसकी तुलना आप नोटबंदी के साथ कर सकते हैं। नोटबंदी के समय सारे जो नोट थे उसको काला धन बता करके खत्म कर दिया गया, और पूरा 2-3 महीने लोग बिल्कुल तबाह हो गए देश में। और फिर नया नोट आया, और जब नया नोट आया तो पता चला कि उतना ही नोट आया। तो अभी उसी तरह से जो वोटर लिस्ट है, अभी के वोटर लिस्ट खत्म। ये सारे एक तरीके से काला धन की तरह सबको कह रहा है कि नकली वोटर, और आपको असली वोटर बनने के लिए, असली वोटर आप है ये साबित करने के लिए बहुत प्रक्रिया से गुजरना होगा। और वो प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होगी, कागज पत्र कहीं कम पड़ेगा, तो वोटर लिस्ट से नाम छटेगा। कितनी बड़ी साजिश, ताकि बिहार के लोग इस बदलाव की आकांक्षा को लेकर, संकल्प को लेकर के इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को पता है इस चुनाव को चुराने के लिए बहुत गहरी एक साजिश है, जो कल सर्कुलर से पता चला चुनाव आयोग का। इसलिए हमने कहा कि ये आपातकाल के 50 साल या पूरे होने के मौके पर ये नया आपातकाल के अलावा और कुछ नहीं है। और मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि अम्बेडकर तो मेरे दिल में बसते हैं। अम्बेडकर दिल में बसते हैं, लेकिन स्कूल को आप बंद करते हैं। पूरे बिहार में स्कूल बंद, पूरे देश में नई शिक्षा नीति, मतलब शिक्षा महंगी, शिक्षा का निजीकरण, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सरकारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी, निजी शिक्षा चलेगी। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो जाएगी, और बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल चलेंगे इस देश में। आरक्षण
आरक्षण के 65% बनाना था, करना था। बिहार विधानसभा से पारित हुआ, डबल इंजन की सरकार है। आपको दिल्ली में भी प्रस्ताव पारित करा के वो आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालना था, ताकि आरक्षण को लेकर के कोर्ट की कोई दखलंदाजी ना हो, किसी तरीके के कोई आरंगा ना हो। लेकिन सरकार ने ये काम किया नहीं। अभी चुनाव से पहले आकर के कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना कराएंगे। वो गणना भी कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, और गणना से भी ज्यादा बड़ा सवाल है आरक्षण का क्या होगा। वो 65% की गारंटी कैसे होगी? ये जो 50% की सीमा है, ये सीमा सरकार इसको तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू होगा कि नहीं होगा? तो सारे सवाल तो लोगों के सामने है, उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन बिहार में देख रहे हैं कि और एक आरक्षण की चर्चा। अभी हमने मंत्री को कहते हुए सुना, लोग जब शिकायत कर रहे हैं कि भाई बेटा बेटी जमात सारे आयोग में इन्हीं लोगों को भरा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे नेता मंत्री उनके ही बेटी वही जा रहे हैं बार काउंसिल में, तो देश में बिहार में हो क्या रहा है। और तब हमने एक मंत्री जी को कहते हुए सुना, अशोक चौधरी को, जिन्होंने कहा कि भाई आप ये मेरे दामाद है इसलिए नहीं इनकी नियुक्ति हुई, इनकी नियुक्ति आरएसएस के कोटा से। तो बिहार में एक नया कोटा चल रहा है, जो अम्बेडकर का कोटा था, जो संविधान में आरक्षण का अधिकार है, उसमें तो कहता है कि एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, हमें लोग नहीं मिले इसलिए कोटा खाली पड़ा हुआ है, वैकेंसी है उसको भर नहीं पा रहे हैं, वो खाली है और कुछ दिनों के बाद वो कोटा खत्म। लेकिन ये कोटा आ गया आरएसएस का कोटा। ये आरएसएस के कोटे से बिहार में अब तो बताना पड़ेगा सरकार को कि कहां-कहां आरएसएस के कोटे से भर्ती हो रही है। क्या थानेदार आरएसएस के कोटे से आ रहे हैं? क्या डॉक्टर आरएसएस के कोटे से आ रहे हैं? क्या पूरे कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर वो आरएसएस के कोटे से आ रहे हैं? ये कब से देश में तय हुआ? वो आरएसएस जो बिल्कुल एक गैर संविधानिक कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अब उसके हाथ में सत्ता है और खुल के हमारे मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस के कोटे से भर्ती हो रही है। तो बहुत खतरनाक दौर में हम हैं। 50 साल पहले का जो आपातकाल था, वो आपातकाल तो 2 साल के लिए भी नहीं हुआ, वो तो एक अस्थायी आपातकाल था। और कम से कम उस आपातकाल में चुनाव में लोगों के पास इतना मौका था कि उसी आपातकाल के रहते हुए चुनाव की घोषणा हुई, लोग जेल से बाहर निकले, लोगों ने वोट डाला और वोट डाल करके लोगों ने उस सरकार को खारिज कर दिया। वो आपातकाल वाली सरकार चली गई, वो आपातकाल खत्म हो गया, चुनाव के माध्यम से ही आपातकाल खत्म हो गया। लेकिन अभी इस अघोषित आपातकाल में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव को चुरा लेने के कितने सारे विक्रम हो रहे हैं, कितने सारे खेल खेले जा रहे हैं। वोटर लिस्ट से लेकर के वोट डालने की प्रक्रिया से लेकर के वोट गिनती की प्रक्रिया तक। अभी हमारे चुनाव आयोग में चुनाव में धांधली होती है, तो धांधली होने पर हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई धांधली हो गई, हमें न्याय चाहिए। उस समय कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट इलेक्शन पिटीशन में कोर्ट कहता है कि ठीक है आप सीसीटीवी का फुटेज लेकर के आइए, पोलिंग में कहां गड़बड़ी हुई, गिनती में कहां गड़बड़ी हुई, सीसीटीवी का फुटेज लेकर के आइए। अभी चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि सीसीटीवी का फुटेज हम सिर्फ 45, पहले तो उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे नहीं, आप कह रहे हैं कि 45 दिन से ज्यादा रखेंगे ही नहीं। 45 दिन में चुनाव हो जाएगा, चुनाव में धांधली हो जो हो, उसके बाद 45 दिन के अंदर उसके सारे फुटेज समाप्त। तो आप जाएंगे भी कोर्ट के पास इलेक्शन पिटीशन में ये शिकायत लेकर के कि हमारे चुनाव में धांधली हुई है, धांधली करके हमको हराया गया, फलाना को जिताया गया, और चुनाव कोर्ट जब कहेगा कि हमको फुटेज दिखाइए तो कहेंगे तो फुटेज तो है ही नहीं, क्योंकि 45 दिन के अंदर ये प्रक्रिया चलेगी नहीं, प्रक्रिया में तो समय लगेगा। तो आप समझ लीजिए स्थायी रूप से पूरे हिंदुस्तान के चुनाव प्रक्रिया को हम लोग साफ सुथरा चुनाव चाहते हैं, संविधान यही कहता है, लेकिन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को एक जबरदस्त धांधली में तब्दील कर देने के लिए, ताकि इस चुनाव से कभी जनता की बात पता ही न चले हमेशा। और इसी के बल पर तो अमित शाह कहते हैं कि हम लोग 5 साल के लिए थोड़ी आए हैं, हम लोग 50 साल देश में राज करने के लिए आए हैं। तो 50 साल राज करने के लिए आप पूरे हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रक्रिया को अपने चंगुल में लेने की, उसको लेकर के विक्रम करने, घोटाला करने और जो मतदान का अधिकार है लोगों का उसको चुराने। संविधान में 2 सबसे बड़े अधिकार हैं। एक अधिकार था इस देश में
18 साल से ऊपर हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार। मतदाता सूची में नाम चढ़ेगा, आप वोट डालेंगे, आपका वोट ठीक से गिना जाएगा, आपके वोट से सरकार बनेगी और एक वोट सबके पास, अदानी के पास भी एक वोट, अंबानी के पास भी एक वोट और किसी बेरोजगार के पास भी, कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला, खोमचे वाला, किसी के पास भी, गरीब से गरीब आदमी के पास भी एक वोट। ये वोट की बराबरी, वोट डालने का अधिकार संविधान का सबसे बड़ा अधिकार था। और संविधान का दूसरा बड़ा अधिकार था कि देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, न धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर, न भाषा के नाम पर। और जो भेदभाव होता रहा, सदियों से जो भेदभाव हो रहा था, भेदभाव की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था तो आज भी है, जाति प्रणाली, लेकिन कम से कम उस पूरे भेदभाव को कम करने के लिए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कम से कम आगे बढ़ने का मौका मिले, विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचने का मौका मिले, इसके लिए आरक्षण का अधिकार था। ये आरक्षण का अधिकार और वोट डालने का अधिकार, जो दो बुनियादी अधिकार हमारे संविधान में थे, आज भी है, इन दोनों अधिकारों को तरीके से खत्म किया जा रहा है और नाम लिया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर तो मेरे दिल में बसते हैं, और चुनाव जीतने के बाद शपथ लेते हैं तो बस वही संविधान में मत्था टेक करके सरकार चलाते हैं। तो देश में ये जो आपातकाल आज आया है, जो अघोषित है लेकिन स्थायी है, खतरनाक है। संविधान का एक एक पन्ना, संविधान का एक एक शब्द वो खतरे में है। संविधान कहता है कि पूरा देश संप्रभु होगा। आज हमारे देश की संप्रभुता, ये आरा कुंवर सिंह का आरा है, भोजपुर है, 1857 से लड़ा है, कब हमेशा हर दौर में अंग्रेजों से लोहा लिया, जमींदारों से लोहा लिया, हर अन्याय के खिलाफ लोहा लिया, तब जाकर के आजादी आई। और आज हमारे देश की आजादी, देश का स्वाभिमान, वो ट्रंप के पास गिरवे रख दिया गया। ट्रंप बैठ करके कहते हैं, तय करते हैं और यहाँ की सरकार खामोश रहती है। तो संप्रभुता आज ट्रंप के हाथ में। देश में लोकतंत्र की बात थी, लोकतंत्र के नाम पर बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ चुनाव था। चुनाव क्या बन रहा है आप देख रहे हैं। समाजवाद की बात थी, बराबरी की बात थी, तो बराबरी आज यहाँ पहुंचा कि बस अदानी और अंबानी के लिए सब कुछ, ना सरकार के पास कुछ, ना गरीबों के लिए कुछ। जो अभी हवाई हादसा हुआ अहमदाबाद में, इतना बड़ा हवाई हादसा, 242 लोग थे उस हवाई जहाज में, 241 मर गए। बड़े चमत्कार था कि एक आदमी बच गए उनमें से। और वो हवाई जहाज गिरा कहाँ? हवाई जहाज गिरा बगल में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर छात्र खाना खा रहे थे मेस में, और वहीं जाकर के हवाई जहाज गिरता। और हवाई जहाज जब गिरा तो डॉक्टर मरे, छात्र मरे, मेस के कर्मचारी, खाना बनाने वाले, खाना परसने वाले, सब मर गए। उसमें करीब 300 मौत हुई। सरकार कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। वो हवाई अड्डा अदानी के पास है, और वो हवाई जहाज जो एयर इंडिया, जो सरकार के पास पहले होता था, वो अब टाटा के पास है। तो पूरे देश में सब कुछ अदानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के लिए। संविधान कहता है कि देश को समाजवाद की दिशा में बढ़ना चाहिए। संविधान कहता है कि देश में धर्म निरपेक्षता होगी, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, और चाहे किसी धर्म को मानने वालों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन इसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए धार्मिक आजादी होगी। और आज वक्फ बोर्ड संशोधन कानून आ रहा है। वक्फ बोर्ड से आपको क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड से क्या दिक्कत है? किसी की निजी जमीन तो है नहीं, ये तो कोई जमींदारी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ कोई सीलिंग से फाजिल जमीन का सवाल तो नहीं है, ये तो बिल्कुल दान की जमीन, अल्लाह के नाम पर जो जमीन लोगों ने वक्फ कर दिया सामुदायिक कल्याण के लिए। कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कहीं कब्रिस्तान है, कहीं अस्पताल चल रहा है, सबके सामुदायिक कल्याण के लिए जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। इस सामुदायिक जमीन से आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है कि अभी बॉम्बे में 27 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का जो है, वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प करके उस जमीन पर वो मकान बना है एंटीला, जो किसी यतीम खाने के नाम पर वो जमीन थी। तो पूरे देश में आज वक्फ बोर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, आज वक्फ बोर्ड है, कल अब चर्च की जमीन ले लेंगे, परसों अब गुरुद्वारे में चले जाएंगे, और इसके बाद मंदिर में भी चले जाएंगे। तो ये पूरे देश में जो धार्मिक आजादी
अपने हिसाब से धर्म को मानना, उस धर्म के अनुसार चलना, ये आजादी खतरे में है। ये आजादी अगर खतरे में है तो संविधान का क्या मतलब होगा? तो कुल मिलाकर के संविधान का एक एक शब्द आज खतरे में है और इसीलिए संविधान की रक्षा के लिए बड़ी लड़ाई है। बिहार का चुनाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे साल में एक ही चुनाव है, लेकिन आप देख लीजिए कि बिहार के चुनाव से नया खेल शुरू हो रहा है मतदाता सूची को लेकर, और ये खेल बिहार से शुरू होगा और इनका कहना है कि ये खेल पूरे देश में खेला जाएगा। बंगाल में, यूपी में, हर जगह हम वोटर लिस्ट को जोड़ देंगे, आधार देखेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे, स्कूल का सर्टिफिकेट देखेंगे, मकान का देखेंगे। तो मकान है नहीं तो क्या देखोगे? जमीन है नहीं तो क्या सर्टिफिकेट देखोगे? बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है, कहाँ क्या देखोगे? मोदी जी अपना डिग्री नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन सबका अभी देखने चले हैं कि सबका कागज देखेंगे और इसके आधार पर मतदाता सूची में बड़ी हेराफेरी बिहार के शुरू होगा, पूरे देश में होगा। ये खतरा है, वो उनको पता चल गया 2020 के चुनाव के बिहार के परिणाम से, 2024 के चुनाव के देश के परिणाम से पता चल गया है कि देश की जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। संविधान रक्षा के लिए सरकार को बदलने की दिशा में जनता बढ़ रही है और इसीलिए जनता बढ़ ना सके तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अभी एक पूरे भ्रष्टाचार में उसको खत्म कर देने की साजिश है। इसीलिए बड़ी लड़ाई है। यात्रा आज समाप्त हो रही है, लेकिन हमारे सामने जो चुनौती है और उस चुनौती को कबूल करते हुए इस पर काबू पाने के लिए खतरों पर बहुत काम करना है। एक एक एजेंडा ठीक रखना है कि चुनाव हमारे एजेंडे पर लड़ा जाए। एक एक वोट मतदाता सूची में जो नाम चढ़ा है कोई नाम ना छट सके, कोई भी नाम नहीं जाए, किसी गलत नाम कहीं ना चढ़े, ये काम भी देखना है। हम लोग मिलकर के इस काम को करेंगे और आप तमाम साथियों से ये अपील करेंगे और यात्रा के और साथी लोग भी कुछ बोले तो ठीक है। और इसको कल हम लोग पटना में समापन कर देंगे। पटना में भी एक कार्यक्रम होगा और 9 जुलाई को जो हड़ताल है पूरे देश में, बहुत बड़ी हड़ताल, पूरे देश के मजदूरों ने, जैसे किसानों ने नारा दिया था कि 3 कृषि कानून हमें मंजूर नहीं है, आज देश के मजदूरों ने कहा कि 4 जो नए लेबर कोड है ये गुलामी के कोड है, गुलामी के कानून मजदूरों के लिए ही मनुस्मृति है। मनुस्मृति सबको गुलाम बनाने वाला है, दलित को, महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को। तो वही संविधान के अधिकारों को छीन करके मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, जहां काम के समय की कोई सीमा नहीं होगी, आपसे 12 घंटे 16 घंटे काम लिया जाएगा, मजदूरी का कोई नियम नहीं होगा, समय पर मजदूरी मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी, मजदूरी ना मिलने पर हड़ताल करने का आपका अधिकार नहीं होगा। सारे अधिकारों को छीनने की साजिश चल रही है और इसीलिए मजदूरों ने ऐलान किया ये 4 लेबर कोड हमें मंजूर नहीं है, ये गुलामी के दस्तावेज है, गुलामी के पूरे आपका औजार है, हम खारिज करते हैं जंजीरों को। तो मजदूरों का हड़ताल है, लेकिन हमने तय किया कि इंडिया गठबंधन इस हड़ताल के पक्ष में पूरे बिहार में, पूरे देश में सबसे भी कहेंगे कि सब लोग आराम में मिल करके इसको सफल बनाइए। और 9 तारीख को मजदूरों के पक्ष में, मजदूर कौन नहीं है, सभी लोग मजदूर हैं, सभी मजदूर हैं, छोटे मोटे कुछ भी आप कर रहे हैं वो मजदूरी है। महिलाएं जो काम कर रही है, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, सब मजदूरी। भले हमको मजदूरी ठीक से नहीं मिल रही है, लेकिन हम तो काम तो वही कर रहे हैं। तो हम सब लोग जो मेहनत करने वाले लोग हैं, हम सब लोग मिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन 9 तारीख को खड़ा करें, बहुत बड़ा प्रदर्शन आरा में हो, अन्य प्रखंडों में भी हो। हम लोग इसकी पूरी तैयारी करें और आगे पूरे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़े।